Times Now has backed the only interview that mattered this election season the most. It's Prime Minister Narendra Modi's agenda-setting interview with Group Editor-in-Chief Navika Kumar and Times Now's Navbharat's consulting editor Sushant Sinha. In this detailed interview in which discussions were held on a wide range of topics, the Prime Minister also claimed that there was an attempt by external forces to influence polls, but asserted that such attempts will not be successful. Listen in. प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है कुछ? मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है। और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना तो लौ फटफटाती है, तो ये वो फटफटाहट है। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। But on the Prime Minister's remarks that opposition will cease to exist after 4th of June, the Congress has reacted, saying PM's prediction seems to suggest he has control over EVMs. Listen in. I don't know what Prime Minister is thinking. Is he predicting the election results? This he can only do if he has control over EVM. On the ground, I see BJP getting minimized in South India and BJP getting clipped from North India. These are the 2 areas where you have you divide India into. You can be a big leader, but if you want to be called a national leader, you should belong to both parts of India, the north and the south. Rahul is doing the right thing. I wish the Prime Minister had fought from Tamil Nadu or Kerala. Then I think he would have really won the cap of a national leader. Well, the Prime Minister also hit out at the Congress over the issue of reservations, saying the constitutional forefathers had discussed issue at length and arrived at the conclusion that religion-based quota would be detrimental to the society. He clarified that BJP is not against reservation to poor Muslims but opposed to reservations on the basis of religion. या बिल्कुल ठीक है प्रधानमंत्री जी कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है। उधर से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कई बार, या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहाँ है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी चीजों पर भी झूठ फैलाया जाता है। आपने सीए का जिक्र किया, 3 कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन वो भ्रम फैला कर चीजें जो हैं वो खराब की गई। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर,
पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे, उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो था, सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। जहां तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियां आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया और एक प्रकार से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था और उसमें ये सुझाव निकला। और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग, राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे जी, बिल्कुल ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण, कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं, उसमें हकदार है। मतलब हक नहीं छीन रहे हैं, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।